स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मंडे है। आज जैसा कि पीछे हमने एक सीरीज आपके साथ स्टार्ट किया हुआ है विश्व इतिहास के ऊपर, उसे लेकर आगे बढ़ना है। ये थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स पैटर्न है, मैंने पहले भी चर्चा की है। इसमें आपको एक नया टेस्ट मिलेगा। मतलब पहले से जो आप सिविल सेवा की तैयारी या स्टेट सर्विस की तैयारी में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, उसका आपने दूसरे तरह का तरीका अपनाया है। ये तरीका आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, यूजफुल होगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको अंतर और शासनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का मौका मिलेगा। याद करिए, पिछली कक्षा में हमने आपसे ब्लॉक 2 डिस्कस किया था। हमने अपनी सुविधा से विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम को 6 ब्लॉक में बांट रखा है। ब्लॉक 2 में हमने प्रबोधन से लेकर राष्ट्रीय राज्य के उद्भव और साम्राज्यों के विघटन तक का टॉपिक कवर किया था। बच्चों, ब्लॉक 3 बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉक है। ये हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेते हैं। इस ब्लॉक में हमारा पहला टॉपिक होगा औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का उद्भव एवं प्रभाव। औद्योगिक क्रांति का यूरोप के अन्य देशों और एशिया में प्रसार। मतलब वहां हमें जर्मनी, रूस में औद्योगिक क्रांति के प्रसार के साथ हमें जापान में भी औद्योगिक क्रांति के प्रसार पर नजर रखनी है। इसका अगला टॉपिक बच्चे होगा समाजवाद और मार्क्सवाद, और उसके आगे हम लोग साम्राज्यवाद वाले टॉपिक को देखेंगे। और फिर आपका टॉपिक आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और इंटरेस्टिंग है। इंटरलिंक्ड टॉपिक का मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि जब आप औद्योगिक क्रांति की चर्चा करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अध्ययन के क्रम में सबसे अहम चीज जिस पर हमें बल देना है वो है चेंजेज। अगर चेंजेज है तो चेंजेज का कुछ न कुछ कारण होगा। तो सबसे पहला कारण हमने आर्थिक परिवर्तन को बनाया है। तो औद्योगिक क्रांति अपने आप में आर्थिक परिवर्तन है। हमारे फार्मूला के अनुसार जब आर्थिक परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन होता है, और उसी के अनुकूल वर्गीय समीकरण बदलता है। बदलते हुए वर्गीय समीकरण में विचारधारा बदलती है। विचारधारा का संबंध कहीं ना कहीं किसी नए वर्ग के उद्भव से होता है। मैंने आपको पीछे भी बताया है, अगर कोई नई विचारधारा आती है तो धरती फोड़ कर नहीं आएगी और न ही वो आसमान से टपकेगी, बल्कि वह विचारधारा का कोई न कोई एक सामाजिक आधार होगा। वो सामाजिक आधार होगा एक नए वर्ग का उद्भव। तो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आरंभ हुई। अब ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि देखिए दुनिया के बाकी क्षेत्रों में तो औद्योगिक क्रांति सायास लाई गई, उसके लिए प्रयास किया गया, उसके लिए उस तरह की परिस्थितियां निर्मित करने का प्रयास किया गया। और कई जगहों पर तो ऐसा हुआ कि स्वयं गवर्नमेंट ने, खासकर अगर रूस में देखेंगे, जर्मनी में देखेंगे, तो सरकार के द्वारा उसके द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आप देखेंगे तो आपको एक दिलचस्प तथ्य यह लगेगा कि स्वयं ब्रिटिश लोगों को भी पता नहीं था कि औद्योगिक क्रांति जैसी चीज हमारे यहाँ कोई घटित हो रही। और उस समय जब अर्नोल्ड टैनवी ने 1817 में कुछ लेक्चर्स दिए, तो उसके लेक्चर्स के आधार पर ऐसा पता चला कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जैसी कोई चीज हुई। तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति बड़ी स्वाभाविक ढंग से हुई थी, उसके उत्पादन के मूल ढांचे से हुई थी। ब्रिटेन ने जो एक सामुदायिक साम्राज्य बनाया था, अपने उपनिवेश बनाए थे, उसमें इतनी सारी वस्तुओं की मांग थी कि एक क्षेत्र से वस्तुएं समेटकर दूसरे क्षेत्र में बेचने से काम नहीं चलता। तो ब्रिटेन कि जो व्यापारी वर्ग है धीरे धीरे पूंजीपति के रूप में ढलने लगे। विज्ञान और तकनीकी का विकास चल ही रहा था, आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली का विकास हो गया। फिर ब्रिटेन में आई औद्योगिक क्रांति। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्रिटेन के फेवर में जा रहे हैं, क्योंकि गौर करने वाली बात है कि स्पेन, पुर्तगाल से लेकर फ्रांस और हॉलैंड तक सभी व्यावसायिक क्रांति में रहे, परंतु औद्योगिक क्रांति में अकेला ब्रिटेन क्यों गया, यह भी अपने आप में एक दिलचस्प टॉपिक है। खैर, इससे ब्रिटिश समाज के ऊपर अपने ढंग से प्रभाव पड़ा। अब जिस औद्योगिक क्रांति को अपनी सुविधा से या औद्योगिकरण को अपनी सुविधा से आप कई चरणों में बांट कर देखते हैं। इस काल में हम 2 औद्योगिक क्रांति देखते हैं। प्रथम औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन से आरंभ होकर पश्चिमी यूरोप तक जाती है, और दूसरी औद्योगिक क्रांति जो पश्चिमी यूरोप तक फैलती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो प्रथम औद्योगिक क्रांति अगर 1840 तक रही, तो दूसरी औद्योगिक क्रांति को आप मानकर चलें कि 1860 और 1870 के दशक में अपने अस्तित्व में आई, और उसका प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध तक देखा गया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। इस दूसरे चरण की औद्योगिक क्रांति में लीडिंग कंट्री बनी अमेरिका,
तो अमेरिकी औद्योगिक क्रांति का मोर और लेस ब्रिटिश पैटर्न ही रहा। फिर औद्योगिक क्रांति का प्रसार जर्मनी में होता है। जर्मनी की औद्योगिक क्रांति आपको विलक्षण लगेगी, क्योंकि जर्मनी की परिस्थितियां ऐसी थी कि जर्मन औद्योगिक क्रांति ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के समानांतर नहीं चल सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति में सामाजिक आधार तैयार किया था वो नवोदित मध्य वर्ग ने तैयार किया था, उसमें सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। दूसरी बात है कि ब्रिटेन ने व्यावसायिक क्रांति के माध्यम से जो निजी पूंजी का संचय किया था उसने औद्योगिकरण में उसे निवेश किया। परंतु जर्मनी की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। जर्मनी विशेषकर पहले तो विभाजित था, और विभाजन जो विभाजित था उसी काल में प्रशा में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, बाकी क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। लेकिन वहां पर निजी पूंजीपति वर्ग नहीं था, वहां पर कोई आप कह सकते कि निवेश के लिए कोई सरकार भी डायरेक्ट सामने नहीं आ रही थी। तो वहां पर निवेश में भूमिका निभाई है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की भूमिका निभाने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जर्मन औद्योगिक क्रांति में कहीं ना कहीं पूंजीवाद का संबंध एकाधिकारवाद से होता चला गया। उसके आगे अगर आप रूस की औद्योगिक क्रांति में देखेंगे तो आप देखते हैं कि रूस एक विशाल साम्राज्य था, एक विशाल राष्ट्र था, लेकिन वहां औद्योगिक क्रांति के मार्ग में कुछ बाधाएं थी। कौन सी बाधा हो सकती है? एक तो वहां का क्लाइमेट बहुत सुटेबल नहीं था, बल्कि आप देखेंगे साइबेरिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जो अधिकतर समय में वह ठंडी और बर्फ से ग्रस्त रहता था। उससे पृथक आप देखेंगे कि रूस में निजी पूंजीपति का अभाव था, निवेश के लिए निजी पूंजी नहीं थी। अब देखिए रूस ने अपने औद्योगिक क्रांति का अलग मॉडल तैयार किया। वहां पर औद्योगिक क्रांति के लिए स्वयं स्टेट राज्य ने सक्रिय भूमिका निभाई, सरकार सामने आई, और वो पूरी औद्योगिक क्रांति गेर्सन क्रॉन मॉडल से प्रभावित थी। गेर्सन क्रॉन ने इस बात को स्थापित किया था कि जो देश औद्योगिकरण में पीछे है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, और उसे ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की नकल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे उसमें सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो आप देखेंगे कि रूसी औद्योगिक क्रांति हुई है, उसमें सरकार ने ही निवेशक की भूमिका निभाई है, उत्पादक की भूमिका निभाई है, और खरीदार की भूमिका निभाई है। तो उसका एक अलग प्रभाव रूस पर पड़ा, और कहीं ना कहीं उसका संबंध रूसी क्रांति से जुड़ता है, परंतु यहाँ पर हमें उतना विस्तार से दिखाने की छूट नहीं होगी। वहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको जापान में एक विलक्षण प्रकार की औद्योगिक क्रांति दिखेगी, क्योंकि अगर एशिया में जापान पहला देश है जिसने अपना औद्योगिकरण किया, ये बहुत दिलचस्प चीज अपने आप में थी, क्योंकि उस समय एशिया के कोई दूसरे देश इस दिशा में सोच भी नहीं सकते थे, और जापान ने औद्योगिकरण की चुनौती को स्वीकार किया। वहां पर एक औद्योगिकरण में आपको विलक्षण बात दिखेगी। वहां भी औद्योगिकरण में आप देखेंगे तो एक वहां के जापान की सरकार ने ही भूमिका निभाई है, लेकिन वहां एक बड़ी अजीब स्थिति है। वहां पर सामंतवाद का बोलबाला था, और डेम्यो और समुराई जैसे सामंत थे जो सक्रिय थे। और आपको आश्चर्य होगा कि जापान के पूंजीवाद की विलक्षणता यह रही कि जापान में एक्स डेम्योज और एक्स समुराई ने ही इंडस्ट्रियलाइजेशन में भूमिका निभाई। इसलिए जापान में कहीं ना कहीं पूंजीवाद और सामंतवाद के बीच संबंध बना रहा। और सब दूसरी बात यह हुई कि वहां पर सरकार की तरफ से और राज्य की तरफ से बहुत उद्योग स्थापित किए गए, परंतु बाद में चलकर निजी पूंजीपतियों के हाथों बेचे गए। तो जापान के पूंजीवाद की एक खामी बन गई एकाधिकारवादी पूंजीवाद, और एकाधिकारवादी पूंजीवाद कहीं ना कहीं सैन्यवाद से जुड़ गया। और यही वजह है कि जापान का जो पूंजीवाद है वो अंत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रतिफलित हुआ, और उसका अंत हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बार्डमेंट से हुआ। खैर बच्चे, यहाँ पर हमने औद्योगिक क्रांति की झलक दी। अब इसकी सूत्र दो तरफ जाती है, एक तरफ जाता है समाजवाद और मार्क्सवाद की तरफ, और दूसरा सूत्र जाता है साम्राज्यवाद की तरफ। अगर हम एक डायग्राम बनाएं, या अगर आप बीच में औद्योगिक क्रांति को रखकर एक डायग्राम बनाएं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसको हम तीन रेखा खींच सकते हैं। औद्योगिक क्रांति का एक प्रभाव होगा मध्य वर्ग का सशक्त होना। तो अगर मध्य वर्ग सशक्त हो रहा है तो मध्य वर्ग की विचारधारा है राष्ट्रवाद, उस राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। फिर दूसरा है कि एक औद्योगिक सर्वहारा वर्ग, जिसे कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग कहता है, उसका जन्म लेना। तो औद्योगिक सर्वहारा वर्ग अगर जन्म लेगा तो कहीं ना कहीं समाजवाद और मार्क्सवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। और उसका तीसरा प्रभाव आता है साम्राज्यवाद, मतलब कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कच्चे माल और बाजार की जरूरत होगी, वह फिनोमेना साम्राज्यवाद की तरफ चला जाएगा। अब देखिए, एक समाजवाद जैसी विचारधारा का प्रयोग तो सर्वप्रथम फ्रांस में 1830
और 1840 के दशक में प्रयोग आरंभ हुआ। और आरंभिक जो समाजवादी आए वो कहीं ना कहीं मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे और वो शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास करते थे। एक्चुअली हुआ ऐसा, जब पूंजी के द्वारा श्रम का शोषण आरंभ हुआ तो कुछ मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी ही उस शोषण के विकल्प देने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी सामने आए। इन बुद्धिजीवियों में आपको कुछ नाम मिलेंगे, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरिये, लुई ब्लांक आदि। परंतु इनका जो समाजवाद था उस समय का सल्यूशन नहीं ला पाया। इन्होंने समस्या को तो उठाया परंतु समाधान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ग समन्वय की बात की, वर्ग संघर्ष की बात नहीं की। इसलिए कार्ल मार्क्स को संतुष्ट नहीं कर सका और कार्ल मार्क्स ने इन्हें यूटोपियन समाजवादी करके अस्वीकार कर दिया। अब कार्ल मार्क्स के द्वारा जो समाजवाद का रूप लाया जाता है उसे वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। देखिए, मार्क्सवाद अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और दुनिया को बहुत हद तक प्रभावित किया है। बताया जाता है कि 18वीं सदी में जो भूमिका रूसों ने निभाई है वही भूमिका 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने निभाई। क्योंकि जीन जैक्विस रूसो के बारे में कहा जाता है वो अपने युग से आगे का चिंतक था। उस समय उसने राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र की बात सोची, जिस समय अन्य चिंतक संवैधानिक राजतंत्र के विषय में सोच रहे थे। उसका आगे की कड़ी कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने उस समय विश्व क्रांति का एक मॉडल रखा। उसने क्रांति के 3 चरण निर्धारित किए और पहला चरण उसने बताया प्रत्यक्ष कार्रवाई, यानी सर्वहारा वर्ग, यानी जो श्रमिक वर्ग है उनमें वर्गीय चेतना आएगी तो वह प्रत्यक्ष कार्रवाई की घोषणा करेंगे और प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब सत्ता पर कब्जा करेंगे। फिर दूसरा चरण आएगा जिसे हम सर्वहारा का तानाशाही, सर्वहारा वर्ग तानाशाही शासन की स्थापना करेगा। इस चरण में एक तरफ वो बुर्जुआ वर्ग को समाप्त कर देगा और फिर साथ ही साथ वह क्रांति की विचारधारा का अन्यत्र प्रसार करेगा। तब फिर तीसरा स्टेज लॉजिकली आएगा और उसे हम कहेंगे वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज। वहां पर जाकर प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी और प्रत्येक क्षेत्र पर सर्वहारा वर्ग या प्रोलेटेरियन क्लास का नियंत्रण हो जाएगा। फिर राज्य की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, पूरी दुनिया में एक ही वर्ग होगा। उसको उसने वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज का नाम दिया, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। लेकिन वह मार्क्स का यूटोपिया था क्योंकि यह स्थिति कभी नहीं आ सकी। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्ल मार्क्स ने अब तक जो पूंजी और श्रम के बीच संबंध है या बुर्जुआ सर्वहारा, बुर्जुआ और निम्न वर्गीय आंदोलन है, उन पूरी की परिकल्पना को ही उसने बदल दिया। उसने स्पष्ट इस बात की घोषणा की कि पूंजीवाद की समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसका समाधान एकमात्र है पूंजीवाद का अंत। और पूंजीवाद के अंत के लिए उसने वर्गीय चेतना की बात कही। उसने कहा, अब देखिए, एक ऑप्शनल में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था आपसे 2016 में कि जहां मुक्त व्यापार की नीति में एडम स्मिथ ने सूर्य का प्रकाश देखा था, वहीं कार्ल मार्क्स ने वहां पर काली छाया देखी। अब सूर्य का प्रकाश मुक्त व्यापार की नीति में आपको याद होगा बच्चों, हमने प्रबोधन पढ़ाते हुए एक आर्थिक चिंतक एडम स्मिथ के विषय में बता चुका हूं और बता चुका हूं कि एडम स्मिथ की इस संदर्भ में क्या धारणा थी। अब कार्ल मार्क्स मुक्त व्यापार को मानता था, एडम स्मिथ की इक्विलिब्रियम के सिद्धांत के आधार पर पूंजीपति, श्रमिक और उपभोक्ता सबों के हितों के बीच सामंजस्य होगा, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकेगा। कार्ल मार्क्स ने इस पूरी धारणा को बदल दी। उसने कहा कि औद्योगिक समाज में जो सर्वहारा वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग आत्मलोभ का शिकार होता है, सेल्फ एलिनेशन का शिकार होता है। वो कहता है कि मानव को पशु से अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके श्रम की क्षमता। मानव श्रम करता है, व्यक्ति अगर श्रम करता है और उस श्रम का उससे लाभ उसे मिलता है तो उसे रचनात्मक सुख मिलता है। लेकिन अगर वो श्रम करता है, वह लाभ कोई और ले जाता है, तो उसके लिए कार्ल मार्क्स ने अवधारणा दी कि फिर सेल्फ एलिनेशन या आत्मालोभ की स्थिति उत्पन्न होती है। उसे उसने आत्मालोभ का नाम दिया है। आत्मालोभ से उसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने आप को, अपने अस्तित्व को या अपने भविष्य को कुछ समय के लिए भूल जाए। और वह स्थिति आप प्रेमचंद की कफन कहानी में पा सकते हैं। तो इस स्थिति से बचने का मार्क्स ने उपाय बताया कि जब श्रमिकों में वर्गीय चेतना होगी तो इस समस्या से मुक्त हो जाएगा और वर्गीय चेतना आने के बाद तो फिर क्रांति के लिए तैयार हो जाएगा और क्रांति के तीनों चरणों को पूरा करेगा। तो दूसरी बात है कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास की एक भौतिकतावादी व्याख्या प्रस्तुत की। उसने कहा कि परिवर्तन के मूल में मूल ढांचा उसने उत्पादन के साधन अथवा आर्थिक ढांचे को कहा
और ऊपरी ढांचा उसने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को कहा, और कहा कि उत्पादन के साधन अथवा आर्थिक ढांचे पर कब्जा करने के लिए दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष होता है। जो वर्ग विजेता हो जाता है वह उत्पादन के साधन पर कब्जा कर लेता है, और फिर वह ऊपर उत्पादन संबंधों को इस प्रकार से बदल देता है ताकि उत्पादन के साधन पर आगे भी उसका कब्जा बना रहे। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि उत्पादन के साधन में होने वाले बदलाव ही उत्पादन संबंधों को बदलता है। इस प्रकार से मार्क्स ने पूरी अवधारणा आर्थिक सामाजिक संबंधों के मूल आधार को ही बदल दिया। यह अपने आप में क्रांतिकारी परिवर्तन था। फिर भी बच्चों, एक आश्चर्य का विषय यह है कि जो कार्ल मार्क्स, जिसने इतना बड़ा स्लोगन लेकर आया था, विश्व क्रांति की बात घोषणा करके आया था, उसने कहा था कि अब तक दार्शनिकों ने केवल इस संसार की व्याख्या की है, परंतु अब समय आ गया है इस संसार को बदलने का। लेकिन 1883 में वह निराश होकर मरा। हालांकि उसने 1864 में एक सोशलिस्ट इंटरनेशनल की भी स्थापना की थी और चाहा था कि हम ब्रिटेन और फ्रांस के श्रमिकों को संगठित करें, परंतु हर जगह उसको मुंह की खानी पड़ी और अंततः निराश होकर मरा। कहीं भी सर्वहारा क्रांति घटित नहीं हुई। आगे लेनिन इसकी व्याख्या देगा और इस बात की व्याख्या करने का प्रयास करेगा कि आखिर सर्वहारा क्रांति क्यों घटित नहीं हुई। लेनिन ने इसे कहीं न कहीं दो तीन पहलू से जोड़ा। उसने कहा कि सर्वहारा क्रांति घटित होने का कारण यह था कि कार्ल मार्क्स कहीं न कहीं पूंजीवाद के अनुकूलन की शक्ति को नहीं समझ सका। अब आप देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था कि पूंजी के द्वारा श्रम का शोषण होगा, श्रम में वर्गीय चेतना आएगी और श्रमिक क्रांति करेंगे। लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि जब श्रमिकों में चेतना आने लगी शोषण के कारण और जब क्रांति का खतरा नजर आया तो फिर पूंजीपतियों ने अपनी पूरी रणनीति बदल ली और उन्होंने लेनिन के अनुसार कि उन्होंने अपने देश के सर्वहारा का शोषण बंद करके उपनिवेशों की तरफ चले गए। तो लेनिन ने उपनिवेश के लोगों को नए सर्वहारा का नाम दिया, अर्थात अब उन्हें शोषण के लिए नए सर्वहारा मिल गए। उन्होंने पुराने सर्वहारा को छोड़ दिया और वो नए सर्वहारा के शोषण के लिए चले गए और वहां जाकर वहां से जो धन लूट कर लाया उसका एक अंश उन्होंने अपने श्रमिकों को दिया। श्रमिकों को धन मिला, दे टर्न टू बी हैप्पी नाउ। अब नाउ दे वर डाइवर्टेड फ्रॉम द कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। अब समझ सकते हैं कि अब वो अपने मकसद से डाइवर्ट हो गए और फिर क्या हुआ कि क्रांति की संभावना टल गई। तो इन दिस वे साम्राज्यवाद ने पूंजीवाद को बचा लिया। इसी पर लेनिन का वो प्रसिद्ध वो निबंध है, ऐसे है, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण। लेकिन लेनिन एक बात उसने श्रमिकों को फिर सावधानी दी। लेनिन इस बात से आश्वस्त है कि पूंजीवाद बच नहीं पाएगा, बल्कि साम्राज्यवाद के चरण में आकर वो समाप्ति की ओर चला जाएगा। आप कह सकते हैं जैसे चींटी मरने वाली होती है, उसके पर निकल जाते हैं। तो जब पूंजीवाद समाप्त होने वाला होता है तो समाजवाद का रूप ले लेता है। तो लेनिन ने साम्राज्यवाद का रूप ले लेता है। तो लेनिन का कहना था कि पूंजीवाद जब साम्राज्यवाद के चरण में आएगा तो विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच आपस में संघर्ष होगा और ये संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक अखिल यूरोपीय युद्ध शुरू होगा। वो सर्वहारा वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। सर्वहारा इसका लाभ उठाकर और वह कहीं न कहीं एक क्रांति लाकर बुर्जुआ सरकार को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से लेनिन ने इसको अपने ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया था और अंत में रूस में जो उसने बोल्शेविक क्रांति लाई उसमें उसने इसी प्रकार की रणनीति का उपयोग किया। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं मार्क्सवाद चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति का दूसरा प्रभाव साम्राज्यवाद भी है। लेकिन ध्यान रहे कि जो साम्राज्यवाद, अब हम 16वीं सदी, 17वीं सदी से 18वीं सदी तक आकर हम उपनिवेशवाद की बात सुनते हैं, उसको उपनिवेशवाद कहा जाता था। अब 19वीं सेंचुरी में जो प्रकट होगा उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है नव उपनिवेशवाद अथवा साम्राज्यवाद। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि जो नई दुनिया की खोज के साथ जो दुनिया का औपनिवेशीकरण शुरू हुआ था वह उपनिवेशवाद का आरंभिक चरण था। और इस क्रम में हम देखते हैं कि अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों का प्रसार हुआ था। लेकिन 18वीं सेंचुरी में अमेरिकी क्रांति के पश्चात, क्योंकि अमेरिकी क्रांति में अमेरिकी पहले उपनिवेश थे, ब्रिटिश के अमेरिकी स्थित उपनिवेश, जिन्होंने आज़ादी हासिल कर ली। फिर धीरे धीरे साम्राज्यवादी शक्तियों का, औपनिवेशिक शक्तियों का
उपनिवेश से मोह भंग की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उपनिवेशवाद कोई रिलायबल चीज नहीं है। उपनिवेश जब मैच्योर होते हैं तो स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं और मातृ देश को घाटा उठाना पड़ता है। तो इस तरह से उपनिवेश से वो विड्रॉ जैसा चीज करने लगे थे, उनके प्रति उनका आकर्षण ज्यादा नहीं रह गया था। लेकिन वही उपनिवेशवाद 1870 के दशक में फिर बदले हुए रूप में परिवर्तित हुआ। तो उसे आप क्या कहेंगे? तो इसके लिए माना जाता है कि इसके लिए औद्योगिक क्रांति बहुत हद तक उत्तरदायी है। अब औद्योगिक क्रांति ने तीन महत्वपूर्ण मांगों को जन्म दिया। एक कच्चे माल, दूसरा बाजार और तीसरा लेनिन के शब्दों में कि पूंजी, औद्योगिक देशों में जो पूंजी का संचय हुआ था, तो चुनौती यह थी कि पूंजी को कहाँ निवेशित किया जाए, किस पूंजी पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो इसलिए तुम देखते हो कि औद्योगिक क्रांति साम्राज्यवाद की ओर चला गया, एक फैक्टर है। लेकिन यही एकमात्र फैक्टर नहीं है, इसके साथ एक राष्ट्रवाद की चीज भी जुड़ गई। क्योंकि देखिए वो समय है कि आप इसको ऐसे समझें कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो औद्योगिकरण की दिशा में बहुत आगे नहीं थे, लेकिन साम्राज्यवाद के मोर्चे पर बहुत ज्यादा आगे थे। जैसे आप एक दृष्टांत देख सकते हैं, फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश था जो औद्योगिकरण के मोर्चे पर ज्यादा आगे नहीं था, लेकिन अफ्रीका में उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य बनाया। एशिया में उसने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया और वो दुनिया के एक बड़े क्षेत्र पर वो रूल कर रहा था। तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ और भी कारण था। और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से भी साम्राज्यवाद का जुड़ाव हो गया। अब आप समझ सकते हैं, ब्रिटिश अर्धरात्रि में अकर कर छाता खोलकर यह घोषणा करता था कि हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। तो वहां पर वो साम्राज्यवाद राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़ा हुआ है। तो यह भी एक फैक्टर है। बल्कि आप देखेंगे कि जर्मनी ने भी कहीं ना कहीं उसको राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का विषय बनाया। तो राष्ट्रीय गौरव एक दूसरा कारक होगा। एक तीसरा कारक बच्चे उभरता है जिसको कहते हैं सामाजिक यथार्थवाद, सामाजिक साम्राज्यवाद। सामाजिक साम्राज्यवाद क्या है कि अब इसमें एक व्याख्या यह है कि अधिकतर यूरोपीय देश जो कि औद्योगिकृत थे और वहां पर समाजवाद और मार्क्सवाद की प्रगति हो रही थी, और समाजवाद और मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष का खतरा पैदा कर दिया था। तो अब स्थिति यह थी कि वहां पर लोगों को आंतरिक बातों से बाह्य बातों की तरफ ध्यान हटाने के लिए भी उन्होंने आक्रामक नीति पर बल दिया और साम्राज्यवादी प्रसार पर बल दिया। इसका एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण है। कहा जाता है कि जो जर्मनी का शासक था विलियम कैसर, उसके सैनिक अधिकारी जनरल टिरपिज ने सुझाव दिया कि अगर आप चाहते हैं कि जर्मनी में हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रगति को रोक सके, तो आप बाह्य मोर्चे पर आक्रामक नीति को अपनाइए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो ये यहां पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वह चीज हावी रही है। नेक्स्ट वन, हम एक और फैक्टर देखते हैं। एक्चुअली होता क्या था कि यूरोपीय शक्तियों के बीच आपस में बहुत ज्यादा तनाव होने लगा था और ऐसा लगने लगा था कि यूरोप में कोई बड़ा युद्ध न छिड़ जाए। उसी समय जर्मनी का चांसलर था जिसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क ने एक नई रणनीति बनाई। यूरोप से यूरोपीय शक्तियों का ध्यान हटाने के लिए उन्हें अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया। इसलिए अफ्रीका में का जो विभाजन हुआ है 1884 में, जिसके लिए एक बर्लिन अफ्रीकन कांग्रेस का आयोजन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता बिस्मार्क ने की थी और पीसफुली उसने अफ्रीका को विभाजित किया था, उसको यूरोपीय कूटनीति का विस्तार भी माना जाता है। मैं चाहूंगा कि साम्राज्यवाद के लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारक औद्योगिक क्रांति अवश्य रही है। अब यूपीएससी इसमें बड़ा ही एक दिलचस्प प्रश्न डाल देता है। वो दिलचस्प प्रश्न यह है, एक बार क्वेश्चन पूछा, एक बार नहीं 2 बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इसमें कहा गया है कि 19वीं सदी के नव उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के लिए, क्वेश्चन का डिमांड है कि 19वीं सदी के नव उपनिवेशवाद अथवा साम्राज्यवाद एक राष्ट्रवादी प्रघटना थी, न कि आर्थिक प्रघटना। अब मैं इसका अर्थ थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। मतलब क्वेश्चन का डिमांड यह है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो साम्राज्यवाद का विकास हुआ है वो राष्ट्रवादी कारण से हुआ है, मतलब उसके लिए राष्ट्रवाद उत्तरदायी है, औद्योगिक क्रांति उत्तरदायी नहीं। आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन सेटर ने वहां क्वेश्चन डाला है और अगर बच्चों की समझ विकसित नहीं है तो हो सकता है कुछ बच्चे हाँ लिख दें। अब तब तो फिर बहुत ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो इसका मेजर फैक्टर है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि आर्थिक कारक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो मेरे विचार से उसमें बच्चों को थेसिस यह देना चाहिए, उनकी थेसिस होनी चाहिए कॉपी में, कि औद्योगिक क्रांति के लिए साम्राज्यवाद के उत्थान के लिए एक से अधिक कारक उत्तरदायी रहे थे और उसमें
राष्ट्रवाद जैसा कारक निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कारक है, परंतु हम औद्योगिक क्रांति की भूमिका को कम करके नहीं देख सकते। और राष्ट्र उसमें औद्योगिक क्रांति, थोड़ा सा राष्ट्रवाद पर आप ज़्यादा लिखिए, लेकिन साथ में आप यह दिखाइए कि यह आर्थिक या औद्योगिक कारक है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब बच्चे हम आ गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप यही समझिए कि एरिक हॉब्सबॉम ने इसके लिए टर्म दिया है कि लॉन्ग 19th सेंचुरी, लॉन्ग 19th सेंचुरी एंड शॉर्ट 20th सेंचुरी। अब लॉन्ग 19th सेंचुरी का मतलब है कि नॉर्मली 19th सेंचुरी की शुरुआत 1801 से मानी जाती है और वो चली जाती है 1914 तक। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आप अगर 1801 से शुरू करके आप 1914 तक जाते हो, तो तरीका के हिसाब से 19वीं सदी तो मतलब 1900 वर्ष पूरा होते ही समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन हम 1914 तक जाते हैं। इसीलिए एरिक हॉब्सन ने उसके लिए नाम दिया है लॉन्ग 19th सेंचुरी। तो उनके पीछे उनकी धारणा ये है कि एक्चुअली जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, वो प्रथम विश्व युद्ध उन कारकों के विकास का परिणाम था जो 19वीं सदी के आरंभ के साथ शुरू हुआ था, और वह घटना घटित हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में। और दूसरी तरफ मैं आगे बताऊंगा कि वो शॉर्ट 20th सेंचुरी कहते हैं। उसका मतलब है कि 20वीं सदी मात्र 1914 से शुरू होकर 1991 में अर्थात सोवियत रूस के विघटन के साथ समाप्त हो गया। परंतु ये दूसरा वाला जो मुद्दा है वो हमारे विचार का यहाँ विषय नहीं है, इसके लिए हम अलग ब्लॉक में जाएंगे, फिर आपके साथ ये इस पहलू को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए भी एक से अधिक कारक है। सारे कारकों को नहीं देखेंगे, अगर आप सावधानी से केवल 19th सेंचुरी में होने वाले बदलाव पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक हमने देखा था कि राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा जो आई थी, वो राष्ट्रवाद ने देखते देखते उग्र राष्ट्रवाद का रूप ले लिया था। उग्र राष्ट्रवाद सैन्यवाद से जुड़ गया था। फिर हमने देखा था कि राष्ट्रवाद ने ऑटोमन साम्राज्य पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाला था, हैब्सबर्ग साम्राज्य को भी दुष्प्रभावित किया था, और इस समस्या ने बाल्कन क्वेश्चन, बाल्कन प्रश्न का रूप ले लिया था। बाल्कन क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण घटना थी। वो क्वेश्चन आई थी पूर्वी यूरोप की क्षेत्र में जो विभिन्न ईसाई अल्पसंख्यक समूह थे, जो मुस्लिम साम्राज्य के हिस्सा थे, उनके अंदर जो एक, हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एक विद्रोह, एक क्रांति की भावना आई और वो स्वतंत्र होना चाह रहे थे। उसने एक नए प्रकार के तनाव को जन्म दिया, क्योंकि उस मुद्दे में यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप भी होता रहा, और अंत में यह एक बड़ा संकटपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। दैट इज द सेकेंड वन फैक्टर। अब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद को आवश्यक रूप में जन्म दिया। अब साम्राज्यवाद में विभिन्न शक्तियों की आपस में टकराहट होनी शुरू हो गई, तो उनके जो हितों में टकराहट होनी शुरू हो गई, तो उस टकराहट ने निश्चय ही उनके बीच उस हद तक तनाव ला दिया कि एक विश्व युद्ध जैसी या एक ऑल यूरोपीय युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। तो ये सारे कारक वहां पर जाकर मिल रहे हैं। अब उसमें जो बाल्कन में आप देखेंगे जो तात्कालिक कारण बना है, वो तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया और सर्बिया, इन दोनों के बीच जो एक प्रतिस्पर्धा चली आ रही थी, वो प्रतिस्पर्धा इसका कारण बना है। और कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच की जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा का कहीं ना कहीं झुकाव या उस प्रतिस्पर्धा का कहीं ना कहीं दबाव, या हम कह सकते हैं कि या उसका जो कोई कारण है, उसकी जड़ कहीं ना कहीं बाल्कन क्वेश्चन में रही है। अब कहेंगे आप बाल्कन क्वेश्चन में कैसे रही, तो एक बड़ा दिलचस्प चीज है। एक कहावत आपने सुनी हुई कि जिसके घर शीशे का हो, तो अगर कोई बगल में बच्चा उसके शीशे के मकान के बगल में क्रिकेट का पिच बना रहे होंगे तो उसे डरना तो बहुत ही स्वाभाविक है। तो हुआ ऐसा कि सर्बिया में स्लाव जनसंख्या रहती थी और एक बड़ी स्लाव जनसंख्या रूस में थी, तो रूस अपने आप को स्लाव नस्ल का संरक्षक मानता था। और बाल्कन क्षेत्र में लगभग आधी स्लाव जनसंख्या ऑटोमन साम्राज्य में थी और फिर आधी स्लाव जनसंख्या हैब्सबर्ग साम्राज्य अर्थात ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में थी। तो होता यह था कि निशाना हैब्सबर्ग साम्राज्य को सीधा नहीं बनाया गया, क्योंकि वो क्रिश्चियन साम्राज्य था और ऑटोमन साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। तो रूस हमेशा सर्बिया को प्रोत्साहित करता था कि एक पैन स्लैब मूवमेंट आरंभ करो, एक अखिल स्लाव आंदोलन छेड़ो,
जिसमें यह आश्वासन दो कि बाल्कन क्षेत्र के सभी स्लाव को मिलाकर एक बड़े स्लाव राज्य की स्थापना होगी। और कहीं ना कहीं रूस की महत्वाकांक्षा थी कि हम इसको पिछलग्गू के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो होता क्या था कि ऑटोमन साम्राज्य को निशाना बनाकर सर्बिया अखिल मूवमेंट छेड़ता था, लेकिन हैब्सबर्ग साम्राज्य नेचुरली डर जाता था कि हमें तुड़वाने की भी साजिश है सर्बिया की। तो इसी मुद्दे पर सर्बिया और ऑस्ट्रिया का इतना ज्यादा तनाव हुआ कि अंत में सेराजेवो हत्याकांड जैसी घटना हुई और फिर इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तात्कालिक कारण बना। अब देखो बच्चों, एक बड़ा दिलचस्प इशू था कि एक यूपीएससी में हाल के ही एक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा था कि 1914 तक केवल तुर्की ही नहीं बल्कि यूरोप के सारे देश मरीज हो चुके थे। अब यहां पर दिलचस्प तथ्य है कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है और तुर्की 19वीं सेंचुरी के आरंभ तक ही यूरोप का मरीज बन चुका था। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कहा गया है कि यूरोप के सारे देश बन चुके थे। तो अगर तुर्की मरीज हुआ तो उसके मरीज होने के एक कारण है, लेकिन बाकी देश जो मरीज हो गए तो उनके मरीज होने के क्या कारण है? ये अपने आप में बड़ा ही नेचुरल प्रश्न है। तो यहीं पर बच्चे हम आपको बताना चाहते हैं कि एक्चुअली यूरोप के जो बाकी देश है वो मरीज पूंजीवाद के कारण हुए, क्योंकि पूंजीवाद तो पहले उनकी प्रगति का कारण बना, लेकिन पूंजीवाद में एक अंत दोष होता है, एक आंतरिक कमजोरी है। वो बहुत ज्यादा मुनाफा लेना चाहता है। तो अधिक मुनाफा की जो आकांक्षा है उसके कारण वो अपने श्रमिकों का तनख्वाह काटता जाता है। तो पूंजीवाद में एक तरह से आप समझिए तो एक आत्मविनाशक प्रवृत्ति भी होती है, क्योंकि अगर आप अपने श्रमिकों को तनख्वाह नहीं दोगे तो आपका बाजार सिमट जाएगा, और आपका बाजार सिमट जाएगा तो आप अपनी वस्तुएं कैसे बेचोगे? या तो फिर उत्पादन में कटौती करनी पड़ेगी जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। तो आप चाहेंगे कि हम अपनी वस्तुएं यहां से छोड़कर किसी अन्य देशों में बेचें। तो अन्य देशों में बेचना चाहेंगे तो नेचुरली वो साम्राज्यवाद की तरफ चला जाएगा, और साम्राज्यवाद के क्रम में विभिन्न देशों की टकराहट होने लगेगी। फिर चूंकि आपके यहाँ औद्योगिकरण हुआ है और श्रमिकों का तनख्वाह कटा है, इसलिए वहां पर समाजवाद और मार्क्सवाद की उग्र प्रवृत्ति आएगी, वर्ग संघर्ष शुरू हो जाएगा। तो आप इसलिए भी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दे रहे हो कि ताकि कहीं ना कहीं हम बड़े साम्राज्य बनाएं और लोग राष्ट्रीय गौरव की भावना से प्रेरित होकर आंतरिक बातों से हटकर बाह्य बातों की ओर देखना शुरू करें। इस क्रम में क्या होता है कि बाकी साम्राज्यवादी शक्तियों से आपकी टकराहट शुरू होती है। अगर आप बाह्य मोर्चे पर थोड़ा भी कमजोर पड़ते हो तो अंदर आपकी सरकार गिर जाएगी। तो आप ऐसी स्थिति में आप जान रहे हो कि आप एक आत्मघाती कदम उठा रहे हो, एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ सकता है, आप एक बहुत बड़े वॉर में उलझ सकते हो, फिर भी आप बार बार बाह्य मोर्चे पर तनाव को बनाए रखना चाह रहे हो, तो अंत में आप एक बड़े युद्ध से ग्रस्त हो जाओगे। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ बच्चे, लोग मरीज केवल यह नहीं होते कि उनको इन्फेक्शन लगता है, मरीज इसलिए होते हैं कि उनको जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो ट्रीटमेंट चाह कर भी नहीं ले सकती या ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। देन ही शुड just fallen as a sick man. The same happened in case of Europe in 1914. Thank you very much. यह अब अगले लेक्चर में हम अगले ब्लॉक की चर्चा करेंगे। हमारा विश्वास है कि आप इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।